हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं थोड़े से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी के एमसीक्यू लेकर। तो आपसे निवेदन करता हूं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें और अपना ही चैनल वाले दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तार प्रमापी का उपयोग खालिस्तान निर्धारण के लिए किया जाता है। तार प्रमापी, मैं आपको बता दूं, ये किसकी बात कर रहा है? वायर गेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रमापी मतलब तार को जो मापता है, वायर गेज के इसका उपयोग होता है। वो किसके लिए किया जाता है? तार का आकार को मापने के लिए, सामर्थ्य, पदार्थ की संरचना एवं चालकता मापने के लिए। तो अब वायर गेज का नाम सुनते ही आपको सभी को पता लग जाता है वो क्या मापता है? तार का साइज, या तार का साइज या तार का आकार को मापने के लिए तार प्रमापी, ऐसा भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तार प्रमापी का उपयोग किया जाता है वायर गेज न देकर। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हथौड़ा हथौड़ा मूलतः एक खालिस्तान प्रवर्धक है। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मतलब हथौड़े का शक्ति के रूप में। सामान्यतः में मूल्यतः पूछ रखा है, सामान्यतः अपने इसको बल के लिए उपयोग में लेते हैं अपने। ठीक है, मान लो चोट मारने के लिए, क्या चोट मारने के लिए इसको हथौड़े का उपयोग में करते हैं। ठीक है, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हथौड़े का मूलतः यहाँ प्रमुख जो प्रवर्धक है वो है बल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका जो आंकड़ा, फिक्स आंकड़ा है वो आपको याद रखने का। जो हाई स्पीड इस्पात के होते हैं उसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 0.75 से 1% तक होती है। ठीक है, ये फिक्स आंकड़ा दोस्तों कॉपी में लिख लेना। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत जो मात्रा होती है 0.75 से 1.01 होती है लगभग। ठीक है, 1% मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसको वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर की, यदि 6 लीटर जल है, एक और है 10 लीटर जल है। ठीक है, एक 6 लीटर जल है, एक 10 लीटर जल है, तो समान अवधि पर, ठीक है, समान समय तक एक समान प्रारंभिक ताप से पृथक ऊष्मकों द्वारा उसको गर्म किया जाता है तो प्रत्येक प्रत्येक को ऊर्जा प्राप्त होती है। कम ऊर्जा प्राप्त होगी, ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती, या बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, ये पूछ रहा है कि एक ये ऊष्मक है और एक ये ऊष्मक है। इसमें अपने एक तो 6 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 10 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो ऊर्जा ये देता है, ऊर्जा इसको प्राप्त होती है, उनको हमेशा बराबर भागों में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों को। अगर बात करें जो 6 लीटर का जो पानी होगा, इसमें क्या टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी का जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि पानी है जो कम है, ये तो बेसिकली की बात है, सबको पता है। और जो 10 लीटर का पानी होगा, इसमें जो तापमान जो कम समय में टेम्परेचर मतलब कम होगा। ठीक है, ये क्या जल्दी उबल जाएगा, ये कम उबलेगा, 10 लीटर पानी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली बात है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, इसलिए जो अगर ऊर्जा का पूछ ले तो ऊर्जा उनमें दोनों में बराबर होती है। ठीक है, ऊर्जा दोनों में बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें यार। आपको आपके लाइक से ही हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है कि वीडियो लाइक अच्छे आते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो हम वीडियो अपलोड करवाते रहें आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इलेक्ट्रोड्स और विद्युत अपघट्य, अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट है ना, तेजाब विद्युत अपघट्य के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया क्या उत्पन्न करती है। जो आपने मान लो ये इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या रासायनिक जो विद्युत अपघट्य भरा है इसमें, मतलब तेजाब इसमें भरा हुआ है, तो वो इसमें जब अपने रासायनिक क्रिया करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन के हिसाब से वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि परिपथ के खुले होने पर, क्या है कि परिपथ खुला है, परिपथ खुले होने पर एक सरल वोल्टाइक सेल में हाइड्रोजन के बुलबुले जस्ते की पट्टी पर निकलते हैं, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो सरल वोल्टाइक सेल होता है उसमें एक स्थानीय क्रिया दोष होता है, नाम एक स्थानीय क्रिया नाम का एक दोष होता है, जिसमें क्या है, जो जस्ते की जो छड़ होती है, पट्टी होती है, उस पर हाइड्रोजन के बुलबुले बुलबुले हैं जो हाइड्रोजन के जम जाते हैं। ठीक है, इसको क्या स्थानीय क्रिया नाम से दोष से जाना जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये होता है कि जस्ते में अपने क्या करते हैं, जस्ते में लिख लो दोस्तों, कि जस्ते में अपने कार्बन, पहला है कार्बन, फिर है लोहा और सीसा, सीसा इत्यादि का क्या करते हैं, इत्यादि का इत्यादि जैसे ये धातुएं हैं, ये अशुद्ध धातुएं हैं, जिसमें अपने में मिला देते हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं मिला देते हैं, इसके कारण ही अपने क्या है, ये स्थानीय क्रिया दोष को विद्यमान हो जाता है सरल वोल्टाइक सेल के अंदर। ठीक है, अब मेरे को बता दो, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि जो स्थानीय क्रिया दोष है उसका फिर निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूं, चीज़ें एक ही बार पढ़ने से याद नहीं होती, बार बार रिपीट करने से हमेशा चीज़ें याद होती है। तो आपको जो भी कमेंट में बोला जाए वो लिखा करो जो कि आपको याद आता है तो। ठीक है, निवारण स्थानीय क्रिया दोष जो कि आपको आता है तो निवारण प्लीज़ लिख दें कॉमेंट करे में, कॉमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं इसको कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि त्रुटिवंश, क्या कह रहा है, त्रुटिवंश समांतर समूह में एक सेल का संबंध विपरीत है। ठीक है, कौन सा है, कौन सा संयोजन है, समांतर संयोजन है ना, तो ऐसे जोड़ दो। ठीक है, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या होगा, एक सेल विपरीत हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर समांतर क्रम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक सेल विपरीत है, तो समांतर क्रम में हमेशा याद रखना बैटरी क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, बैटरी क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब पूछ ले अपने को अपोजिट पूछ ले, अगर यहाँ पूछ ले अपने को श्रेणी क्रम, फिर श्रेणी क्रम में क्या हो जाता कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक सेल विपरीत दिशा में हो जाए, उस समय जो उसकी वोल्टेज है दूसरे वोल्टेज का, जो जो सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना उसकी वोल्टेज का विरोध करेगा। ठीक है, और निर्गत आउटपुट वोल्टेज का मान घट जाएगा। मतलब एक सेल विपरीत श्रेणी क्रम, विपरीत में जुड़ गया ना श्रेणी क्रम में, तो ये एक सेल है जो दूसरे वोल्टेज की ओर खपत करवा जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि दो सेल नष्ट हो जाएंगे, इसमें बैटरी शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगी, दो सेल की वोल्टेज घट जाएगी सीधी डायरेक्ट, और समांतर में है तो शॉर्ट सर्किट बैटरी या पटाखा मार जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार भंडारण सेल में प्रक्रियाएं होती है। भंडारण सेल अब आपको याद होना चाहिए किसको कहते हैं, प्राइमरी सेल को या सेकेंडरी सेल को। सेकेंडरी सेल को अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपको जो देखते ही पहचान जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनमें विद्युत अपघटन, उसमें उसको अपने चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी, दोनों प्रकार की क्रिया होती है, आवेशन और निरावेशन। ठीक है, सी नंबर इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी नंबर इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निरावेशन डिस्चार्ज के समय रासायनिक क्रिया के कारण कारण इलेक्ट्रोड छोटे छोटे हो जाते हैं और आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। जो निरावेशन है उसकी बैंड जब डिस्चार्ज होती है तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिक हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जल एक निम्न में से कौन सा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहे चुंबकीय, उपयुक्त सभी। इस एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, पंजाब वालों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि जी पानी है एक ਕਿਹੜਾ पदार्थ है, तो पानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜਾ पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ਕਿਹੜਾ है, इंग्लिश ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾ। ये भी अपन ਨੂੰ याद रखना है। ठीक है, तो हिंदी में बात करते हैं कि जल एक निम्न में से कौन सा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या पैरा, इसको पैरा मैग्नेटिक मटेरियल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर। अब मेरे को कमेंट करके बता दो कि जो ये होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो दो चार उदाहरण। ठीक है, मेरे को बताओ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हैं।
अनुचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं उसको? डायामैग्नेटिक मटेरियल। लोहा चुंबकीय ये होते हैं आयरन वाले ना, लोहा चुंबकीय पदार्थ फेरा, फेरा मैग्नेटिक मटेरियल। तो अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने की एक व्यावसायिक विधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक निम्न स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने की एक व्यावसायिक विधि है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं ये? तो मैं आपको बता दूं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो प्रेरण विधि द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अब कुछ एग्जाम्पल मैं क्या आपको तो इसके बता देता हूँ, जो स्पीकर्स में यूज होते हैं। ठीक है, किस में यूज होते हैं? स्पीकर्स में यूज होते हैं। उसके बाद टेलीफोन में यूज होते हैं, टेलीफोन। उसके बाद माइक्रोफोन। ठीक है, आप लिख लेना, बोल देता हूँ मैं, माइक्रोफोन। और विद्युत मापी, जैसे वो अपने विद्युत मापी यंत्र होते हैं ना, उसमें चुंबक कंपास आदि में स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, प्रेरण द्वारा बनाने की एक विधि है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सी नंबर अपने को करना है। हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की कह रहे हैं, ये कह रहा है कि निम्न में से किस सूत्र से प्रेरक की प्रतिबाधा की गणना की जाती है? मतलब प्रेरक की प्रतिबाधा एक्सएल के बारे में पूछ रहा है अपने को। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2πfl। अब 2πfl तो फॉर्मूले में है ही नहीं। ठीक है, फिर कैसे करें? तो पाई का मान कितना होता है? वैसे 180 डिग्री होता है, 22/7 भी होता है ना, तो 7 या 21 कितना होता है? 3.14। 3.14 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6.28। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स एल बराबर 6.28, एफ का एफ फ्रिक्वेंसी और ये एल का एल। ठीक है, इंडक्टिव रेजोनेंस के जो फ्रिक्वेंसी होती है वो समानुपाती होती है। ठीक है, 6 है और 28 है, किस ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसा भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 पाई ना याद रखो तो ये भी बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत नहीं आती, सही रहता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब संधारित्र के सिरों पर वोल्टता बैटरी वोल्टता के बराबर हो। क्या कह रहा है? संधारित्र के सिरों पर टर्मिनल पर वोल्टेज की जो वोल्टता बैटरी की जो वोल्टेज बराबर हो जाती है, तो उस समय परिपथ में प्रभावी वोल्टेज पूछ रहा है अपने से। जो प्रभावी वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाता है? तो उसका मान है जब संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? जो प्रभावी वोल्टेज है उसका मान है जो शून्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रभावी वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है, और जिसके कारण क्या है? धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह रुक जाता है, धारा का प्रवाह जो रुक जाता है। बी नंबर इज राइट आंसर। और क्या है? और संधारित्र क्या है? पूर्ण आवेशित हो जाता है। ठीक है, मतलब फुल चार्ज हो जाता है उस समय, उसमें प्रभावी वोल्टेज शून्य हो जाती है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब एक संधारित्र को, क्या कह रहा है कि जब एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो कुल धारिता पूछ रहा है। क्या है? संधारित्र कैपेसिटर है, ना कि रेजिस्टेंस है। धारिता कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जो धारित्र संधारित्र की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? कम मान से भी कम, मतलब कम, सबसे कम से भी कम, मतलब कोई एक संधारित्र कम मान का है, सबसे कम मान का उससे भी कम है, श्रेणी क्रम में धारिता हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फिर? 1/C1, 1 जो कि रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम होता है, जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस के, ये याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लेता, अगर यहाँ पे पूछ लेता रेजिस्टेंस पूछ लेता और यहाँ पे पूछ लेता कुल प्रतिरोध, तो अपने बी नंबर इज राइट आंसर कर देते। ठीक है, और संधारित्र और रेजिस्टेंस के एकदम विपरीत होता है, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा होता तो उसका बी नंबर आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि संधारित्र जो सबसे ज़्यादा सीमांश से भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऐसी परिपथ में जुड़े परिपथ के वाट मीटर का पाठ्यांक कितना है? 50 वाट है। भार के साथ श्रेणी में जुड़ा कितना है? श्रेणी में जुड़ा एमीटर जो है 1.5 एम्पियर पड़ता है। कितना पड़ता है? 1.5 एम्पियर। और भार के प्रतिरोध की गणना करें, रेजिस्टेंस हमने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या दे रखी है? पावर और धारा दे रखी है। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला, क्या होता है? P बराबर
आई स्क्वेयर आर ना, अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अपने को इसके अंदर दिया होगा, ठीक है। ये हमेशा रखना, पी बराबर आई स्क्वेयर आर, आर इसमें आई दे रखी है, पी दे रखी है, वाट शक्ति और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आर बराबर पी अपॉन के अंदर आई स्क्वेयर आर। कैलकुलेशन करके कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि क्या लगाना है, आर बराबर पी अपॉन के अंदर आई स्क्वेयर, ठीक है। कैलकुलेशन करके फॉर्मूले का जो यूज करके बता देना, इसमें जो आंसर क्या आ जाएगा 15 में का, क्वेश्चन नंबर 15 लगा के और नीचे कमेंट कर देना कि इसका आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डी आई एन का पूर्ण रूप है, डी आई एन। तो आपको सभी को पता है डी आई एन का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, डच, ठीक है, डच और इंडस्ट्रीज, ठीक है, डच इंडस्ट्रीज और नॉर्मन, ठीक है। ये होता है कि जर्मनी का कुछ है, ये डंगा है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये तो ऑप्शन इसका ये फुल फॉर्म है, ये तो ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा, तो इसको ये भी बोल सकते हैं जर्मन व्यावसायिक फर्मा, ठीक है, जर्मन व्यावसायिक फर्मा। आज ही ये क्वेश्चन मिला है मेरे को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डीआईएन का पूर्ण रूप इसको जर्मन व्यावसायिक फर्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सी नंबर इज राइट आंसर। अब दे रखा अपने को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये है आईएसओ, ठीक है। आईएसओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर ब्रिटिश मानक नलिका, ये क्या है, ये है BSP, ठीक है, BSP लिख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले निम्न में से किसका विस्तारित रूप है। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। फिर एलसीडी का ये विस्तृत रूप है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एलसीडी जो होती है उसका जो फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन, लिख लेना दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर की वर्ग एच का क्या पूछ रहा है, वर्ग एच का अधिकतम सुरक्षित तापमान निम्न में से है, ठीक है। तो क्या है, आपको मैं बता दूं, इसकी पूरी फॉर्मूला सारणी लिखा देता हूँ, इसमें कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं डायरेक्ट। YAEBF H और C, ये इसके अधिकतम सुरक्षित तापमान है, क्या है, अधिकतम सुरक्षित तापमान है। इसके लिखा देता हूँ, Y का 90 डिग्री, YA का है 105 डिग्री और E का है 120 डिग्री। B का आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, B का क्या है मैं नहीं बताऊंगा। और F का है 155 डिग्री और H का है 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। और C का है 200 से 250 डिग्री भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप बी का कमेंट करके बताएं कि वर्ग बी का अधिकतम सुरक्षित तापमान वो कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।